नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हल्दी बोर्ड के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तेलंगाना राज्य में एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की गई उन्हीं के द्वारा। इसका उद्देश्य यही है कि जो किसान है, हल्दी किसान है, इनकी क्षमता जो है, इस क्षमताओं का दोहन करना और इनके विकास में योगदान देना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आपूर्ति श्रृंखला में जो मूल्य वर्धन है उस पर ध्यान अपना केंद्रित करेगी। हल्दी का रंग के बारे में जानेंगे कि हल्दी का रंग कहाँ से आता है। एक क्यूमिन्स नामक एक फेनोलिक यौगिक होता है, रसायन होता है। इसी रसायन से हल्दी का रंग आता है, तो हल्दी का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इस तापमान के बीच में हल्दी का उत्पादन होता है। भारत तो पूरे विश्व में नंबर 1 है हल्दी के उत्पादन में, उपभोग में और निर्यातक में। भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, भारत सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत तो नंबर 1 है, चाहे निर्यात करना हो, चाहे प्रोडक्शन करना हो, चाहे उपभोग करना है, तीनों में अपना पहला स्थान रखता है। पूरे विश्व की जो 80% हल्दी होती है केवल भारत के द्वारा ही पैदा किया जाता है। और भी हल्दी के बारे में कुछ जानेंगे। 2020-21 में भारत के शीर्ष 5 राज्यों को हल्दी उत्पादक के राज्य में क्रम दिया गया है, जो तेलंगाना नंबर 1 है। इसलिए तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापना की जा रही है, क्योंकि तेलंगाना भारत का नंबर 1 हल्दी उत्पादक राज्य है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद लास्ट में 5वां आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हल्दी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ी थी। इससे वैश्विक स्तर पर हल्दी का जो डिमांड है, हल्दी एक मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय रस्मों रीति रिवाजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसकी भारी डिमांड बढ़ गई। हल्दी का निर्यात धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हल्दी के अगर स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो अवसाद हो गया, या टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, या जो वायरस का संक्रमण होता है, या उसके बाद उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 हल्दी का प्रोडक्शन करता है। अगर राज्यों की बात करें तो तेलंगाना राज्य नंबर 1 है हल्दी उत्पादन में भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट, आतंकवाद सूचकांक के बारे में दिया है। हालिया में इसका एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, आतंकवाद सूचकांक। ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? GTIS यानी कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स, यह प्रस्तुत की गई है, प्रकाशित की गई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा एक संस्था है जो सिडनी में, जिसका हेडक्वार्टर्स मुख्यालय सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है, वहाँ पर इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इसमें बताया गया है कि जो भारत की रैंकिंग है आतंकवाद सूचकांक में, वह रैंक बेहतर हुआ है, यानी कि सुधरी है। भारत वैश्विक आतंकवाद का स्कोर अगर बात की जाए, GTI स्कोर भारत का 7.43 है। वहीं अपराध सूचकांक की बात किया जाए भारत का, तो 44.7% है। 2016 के बाद से भारत में जो आतंकवाद है, अपराध है, इसकी घटनाओं में गिरावट देखने को मिली है। इसका श्रेय जाता है मजबूत सुरक्षा उपायों को दिया जाता है। अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और विनिर्माण, सरकारी राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता विश्वास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो उस पर भी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इस सूचकांक के बारे में थोड़ा और फोकस डालते हैं। इसे हर साल प्रकाशित किया जाता है, यानी हर साल प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। यह एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर्स यानी अगर मुख्यालय की बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस पर आधारित इस सूचकांक को जारी किया जाता है। 2002 के बाद 2000 के बाद से आतंकवाद में प्रमुख वैश्विक रुझानों और पैटर्न का एक व्यापक सारांश भी प्रदान करता है इस स्कोर के द्वारा। तो जो GTI का स्कोर होता है, यानी कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स का स्कोर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करने के लिए, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट जारी करने के लिए। जो ग्लोबल मजदूरी रिपोर्ट यानी स्लेवरी रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्ट को जारी करने के लिए GTI यानी कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और भी देखते हैं इसके बारे में, कुछ रिपोर्ट और भी दिया है।
हमले अधिक घातक हो गए हैं और इनकी गहनता भी 26% बता रहा है कि जो हमले हैं आतंकवाद की, इसकी जो डेंसिटी है ये 26% तक बढ़ी है। सबसे खतरनाक जो आतंकवादी ग्रुप बताया जाता है उसमें है इस्लामिक स्टेट, यानी कि जो IS है इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रुप बताया जा रहा है। 2022 में लगातार 8वें साल, 2022 से लगातार 2022 में लगातार वो 8वें साल तक ये सर्वोच्च आतंकवादी समूह बना हुआ है IS, जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट्स। यह साहेल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। साहेल मतलब एक रीजन है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जो सहारा डेजर्ट है उसको मिलाकर कुछ एरिया है साहेल क्षेत्र। इसमें सबसे ज़्यादा वैश्विक आतंकवाद की घटना देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई है, लगभग 43%, यानी कि 43% मौतें देखने को मिली है। पाकिस्तान ने 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है, यानी कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा साहेल क्षेत्र में हुई है मौतों, और दूसरे स्थान पर कहीं टेरर अटैक हुआ है तो वो हुआ है पाकिस्तान के अंतर्गत। उल्लेखनीय रूप से मरने वालों की संख्या हो गई है 643। दक्षिण एशिया सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है, यानी कि दक्षिण एशिया में सबसे खतरनाक GTI का स्कोर है। GTI मतलब कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स है। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है, तो कल थी गांधी जयंती। तो गांधी जी के बारे में कुछ समझेंगे। इस साल यानी कि 2023 में जो गांधी जयंती मनाई गई है 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है। हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका नाम राष्ट्रपिता भी है। इनके जन्म के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके सम्मान में ही राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है कि 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के सम्मान में 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। और शैक्षणिक संस्थान हो गए या कोई भी सरकारी संस्थान हो गए, वहाँ पर प्रार्थना, सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन पूरे पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठा होते हैं, जहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है दिल्ली के राजघाट में है। दिल्ली के राजघाट में है, वहाँ पर समाधि स्थल पर पूरे नेता इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनका पसंदीदा जो गीत था गांधी जी का, रघुपति राघव राजा राम बसलो जन ते तेने कहिए, ये गीत भी उनकी जयंती पर बजाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को यानी 2 अक्टूबर से, यानी जो गांधी जयंती का दिन है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती भी है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी महात्मा गांधी जी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 जून 2007 को इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी घोषित किया गया था। महात्मा गांधी जी अफ्रीका अधिकारियों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लागू किए थे और इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इनकी पढ़ाई, स्नातक की पढ़ाई लंदन में हुई थी, वहाँ पर ये बैरिस्ट्री किए थे, वकालत की पढ़ाई किए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे वकालत करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने 1915 से 1918 तक वहाँ पर रहे थे। जब वे 1915 में भारत लौटे थे, 1915 में भारत लौटे, फिर ब्रिटिश सरकार के अधीन भारतीय किसानों पर जो भी अत्यधिक कर लगाए गए थे उसके खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया गया था। यानी कि 1915 में वो भारत लौटे थे। उसी दिन को अप्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1921 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर्स बन गए और 1922 में जल्द ही उन्होंने अहिंसा के माध्यम से भारतीय श्रमिकों के लिए स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने के लिए कई अभियानों का भी नेतृत्व किया। 1930 में 400 किलोमीटर्स की यात्रा गांधी जी के द्वारा की गई। नमक कर को समाप्त करने के लिए एक दांडी नामक मार्च निकाला गया था गांधी जी के नेतृत्व में। 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और लगातार उन्होंने प्रयास भी की और लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन की घोषणा के साथ भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया।
भारत एक 1947 के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई गोली मारकर। नेक्स्ट, भगत सिंह के बारे में दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई, इसलिए चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मनाई कहाँ गई है? पाकिस्तान के लाहौर में। कौन सी नंबर की जयंती थी? 116वीं जयंती थी। तो भगत सिंह के बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। पश्चिमी पंजाब में हुआ था, जो अब के पाकिस्तान में है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसी दिन को पूरे भारत भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे सर्वोदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी नायक थे। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो आर्य समाज द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही शिक्षा छोड़ दी और लाहौर के एक नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी थे, उनके आंदोलन जितने भी थे उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों का समर्थन करने वाला 2 न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र थे। एक पंजाबी में प्रकाशित होते थे, एक उर्दू भाषा में। उसके संपादक के रूप में अमृतसर में वो काम किए थे। कौन? भगत सिंह। और भी इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनके राष्ट्रवादी गतिविधियों के बारे में इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, इसको काफ़ी पॉपुलर करने में इनका योगदान है। नारा तो नहीं दिया गया था, लेकिन नारा को पॉपुलर करने में भगत सिंह जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। भगत सिंह द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी। वहीं 1988 में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, जिसका नाम है जॉन सैंडर्स, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा, लाहौर में। ध्यान रखिएगा, सैंडर्स को जो ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, ये जेम्स स्कॉट समझकर गोली मारी गई थी, क्योंकि भगत सिंह और जो राजगुरु थे, भगत सिंह और राजगुरु थे, ये सोचे कि ये जो सैंडर्स है, ये जो जेम्स स्कॉट है, उसे समझकर उन्होंने गोली मारी। क्योंकि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट को जिम्मेदार समझा, जेम्स स्कॉट को। तो उसी को गोली मारने के लिए लाहौर चले गए थे। तो इसके बदले जो ब्रिटिश अधिकारी एक सैंडर्स था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बहरों को सुनाने के लिए दिल्ली की जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय सेंट्रल असेंबली है दिल्ली की, वहां पर बम फेंका गया था 1929 में। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह थे, उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे। फिर लाहौर षड्यंत्र मामले को लेकर, इसी को लेकर लाहौर षड्यंत्र को मामला लेकर भगत सिंह जी पर मुकदमा चला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को 1 वर्ष की कैद भी हुआ था। मार्च 1931 में जब उन्हें फांसी दी गई, तब वे लाहौर जेल में थे। उनके साहस और भावना के बारे में भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों में व्यापक कवरेज प्रदान किया गया। भारत में एक घरेलू नाम उन्हें दिया गया। उनकी फांसी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शहीद बना दिया गया। दर्शन शास्त्र व मिखाइल बाकुनिन की शिक्षाओं के शौकीन पाठक भी थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा था। उनकी पुस्तकें थी मैं नास्तिक क्यों हूँ और अपने पिता को पत्र और जेल नोटबुक। ये 3 उनकी किताबें थी जो उनके द्वारा खुद लिखी गई थी। नेक्स्ट, मधुमेह के बारे में जानेंगे। इसी इंग्लिश में डायबिटीज़ कहेंगे। हाल ही में अध्ययन हुआ था। अध्ययनों से यह पता चला कि भारत में जो वैश्विक स्तर पर मधुमेह का निदान करने के लिए जो चिकित्सा सेंटर है, वो दूसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए जो निदान केंद्र है, पहले स्थान पर यूएसए अमेरिका के पास है, दूसरे स्थान पर भारत बन गया है। डायबिटीज़ ग्लोबल इंडस्ट्री ओवरव्यूज 2023 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मधुमेह के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर लगभग 7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि उस वर्ष दुनिया का मात्रात्मक स्वास्थ्य देखभाल लगभग 970 बिलियन था, $970 बिलियन था। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 537 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं,
जिनमें से 4 में से 3 निम्न मध्यम आय वाले देश में रहते हैं। अमेरिका के बाद मधुमेह का जो सबसे अधिक चिकित्सा केंद्र है भारत में है, कितना है 58 है। फिर उसके बाद कनाडा में है 51, फिर यूके में 42 है, फिर जापान में 29 है, ऑस्ट्रेलिया में 24 है। एक क्रम है वर्ल्ड पर, तो पहले स्थान पर यूएसए है, ध्यान रखिएगा। इसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। डायबिटीज़ का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? फीलिंग हंग्री मतलब अधिक भूख लगती है, थर्स्टी मतलब कि अधिक थका हुआ महसूस करना, शरीर के अंदर झुंझुनाहट रहती है, प्लस उसके बाद जो दिखाई देता है वो ब्लर दिखाई देता है, मतलब झुंझला दिखाई देता है। हाई ब्लड शुगर होता है शरीर के अंदर। फ्रिक्वेंट यूरिनरी मतलब कि बहुत कम ही समय पर बार बार पेशाब लगना शुरू करती है। ये है लक्षण डायबिटीज़ की। अगर ये सब लक्षण किसी के पास है तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट्स है। डायबिटीज़ होता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ जैसे कि रक्त शर्करा हो गया, जो ग्लूकोज की मात्रा हो गई, अगर वो बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो वो बनाता है डायबिटीज़, यानी शुगर बनाना स्टार्ट कर देता है। ये गलत खान पान और उसके बाद जो दिनचर्या होती है, सुस्त दिनचर्या होती है, उसके कारण ये होता है। इसमें होता क्या है, जब शुगर विकसित होना शुरू हो जाता है तो शरीर के अंदर जो अग्नाशय है उसमें जो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन होता है वो वो नहीं बनता है, या तो एकदम नहीं बनता है या तो उसकी मात्रा इंसुलिन की कम हो जाती है, जो शुगर को ठीक करता है। ये हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। आमतौर पर 2 टाइप से मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 1 काफ़ी खतरनाक होता है, टाइप 2 फिर भी ठीक है। टाइप 2 में होता क्या है, शरीर के अंदर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है। शरीर की जो कोशिकाएं होती है इंसुलिन के प्रति सामान्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। यह मधुमेह का सबसे आम प्रकार से, इसे ठीक भी किया जा सकता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये ठीक नहीं होती। यह ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें जो इम्यूनो सिस्टम होता है, अज्ञात कारणों की वजह से जो अग्नाशय होता है, इसमें से जो इंसुलिन होता है उसके इंसुलिन पैदा करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो सेल्स होता है, उसको नष्ट कर देता है। जब कोशिकाएं ही नष्ट हो जाएगी इंसुलिन पैदा करने वाली, तो इंसुलिन पैदा ही नहीं होता है। जब इंसुलिन पैदा नहीं होता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक भी नहीं हो पाता है। यह प्रकार जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, खास करके जो गर्भाशय है उसके दौरान ही विकसित हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।